हम लोग बात कर रहे थे आपका अनुच्छेद 72 पर, कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति, यानी राष्ट्रपति को दोनों प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। वो बिल्कुल क्षमा आदमी को कर सकते हैं, दंडादेश का परिहार कर सकते हैं। परिहार यानी जितना भाग दंडादेश का भुगत लिया गया है सिर्फ उतने पे ही मामला रोक सकते हैं। आपको 2 साल सजा हुई थी, आपने 5 वर्ष कारावास में बिता लिया, शेष दंडादेश 5 वर्ष का बचा है। राष्ट्रपति ये कर सकते हैं कि परिहार कर दें शेष 5 वर्षों का, ठीक है, ये परिहार है। लघुकरण, कोर्ट ने जितना अवार्ड किया, कितना अवार्ड किया इससे मतलब ही नहीं, जितना भी किया उसे किसी निश्चित कम क्वांटम में, 10 साल अवार्ड किया, हमने 2 साल कर दिया, ठीक है। निलंबन, परिहार, निलंबन में कुछ नहीं करेंगे, हम केवल इतना कहेंगे कि दंडादेश का लागू होना इतने वर्षों तक रुका रहेगा। ये निलंबन की शक्ति है। निलंबन में व्यक्ति की स्थिति और परिस्थिति, इसमें कोई अंतर नहीं आता। शब्द अलग अलग फैक्ट, सिचुएशन को डिनोट करता है, इसलिए प्रत्येक शब्द के अर्थ निकालने की कोशिश ये होनी चाहिए। हमने आपसे बार बार कहा कि आप अपने दिमाग को ट्रेंड नहीं करेंगे, आप अपने दिमाग को समझाएंगे नहीं कि ये सुंदर है, अच्छा है, तो दिमाग आपका कभी भी इसको मेमोराइज नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग की अपनी प्रॉपर्टी है। उसे जो कुछ ठीक नहीं लगेगा वो बिल्कुल उसे अपने में स्थान नहीं देगा, और ये अनैच्छिक क्रिया है, आप चाहो तो भी नहीं होगा। आपके वश में जो कुछ है वो सिर्फ इतना कि चीज की खूबसूरती को अनुभव करिए, और अगर आप चीज की खूबसूरती को अनुभव कर पाएंगे तो दिमाग स्वयं मेमोराइज करेगा, फिर उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। इसलिए कानून में जो शब्द प्रयुक्त है उन शब्दों के अर्थों को बिल्कुल ऐसा समझने की कोशिश ये करनी चाहिए। कहता है राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, और अगर राष्ट्रपति ने किसी को क्षमा कर दिया है तो इसका जो प्रभाव होता है वो दोष मुक्ति इसके समान होता है। और ये भी प्री में खूब पूछा जाने वाला सवाल है, ये प्रोसीजरल लॉ, इसमें भी खूब पूछा जाता है। 2 शब्द प्रयुक्त होते हैं, उन्मोचन, डिस्चार्ज, और एक्विटल यानी दोष मुक्ति, और एक तीसरा शब्द भी है, क्षमा कर देना। अगर क्षमा किया गया है तो व्यक्ति उसी दशा में वापस आता है मानो उसने कुछ किया ही नहीं था, यानी क्षमा का प्रभाव दोष मुक्ति के बराबर है। जो पूछा जाता है कि अगर व्यक्ति को क्षमा किया गया है तो उसकी स्थिति कैसी मानेंगे, उसे दोष सिद्ध माने, क्योंकि दोष सिद्ध हुआ तभी तो क्षमा किया। अगर दोष सिद्ध हुआ ही नहीं तो क्षमा की जरूरत कहां है। तो दोष सिद्ध व्यक्ति जब क्षमा कर दिया गया तब उसकी विधिक स्थिति, उसकी लीगल जो फूटिंग है वो कहां पर है। तो जो व्यक्ति क्षमा कर दिया जाएगा उसे कानून की निगाह में निर्दोष मानेंगे, ऐसे मानेंगे मानो उसने वो काम किया ही नहीं था। और ये विधिक हैसियत अनिवार्य, मतलब महत्वपूर्ण है, अनिवार्य तो नहीं, महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो दोषित माना जाएगा क्षमा के बाद भी तो वो बहुत सारे कामों को करने के अयोग्य हो जाएगा। बहुत सारी बातों के बारे में लिखा है कि वो दोषित व्यक्ति न हो तभी उसे अमुक काम को करने की सुविधा मिलेगी, अदरवाइज उसे अमुक काम करने की सुविधा नहीं रहेगी। तो अगर जो स्टिग्मा, जो धब्बा उसके माथे पर लगा दोष सिद्धि के माध्यम से वो किसी ढंग से हट जाए तो वो निर्दोष हो जाएगा। राजा के हाथ से दंड पाकर व्यक्ति निर्दोष हो जाता है, ये माना जाता है। इसलिए राजा दंड देकर भी कृपा करता है, राजा दंड देकर बदला नहीं लेता, ऐसा माना जाता रहा है कि राजा दंड देता है तो कृपा करता है, क्योंकि आप निर्दोष हो गए दंड को भुगतने के बाद, और दंड को भुगतने के बाद आप निर्दोष हो गए तो ईश्वर की व्यवस्था में आपका जो स्थान सुनिश्चित था उस स्थान को आप प्राप्त कर लेंगे। इसलिए राजा कृपा करता है
दंड देकर भी, और राजा ने अगर आपको क्षमा कर दिया तो बात ही खत्म हो गई। अब आप वो सब कुछ करने की हैसियत ये आप में आ गई है जो आप निर्दोष होने की दशा में कर पाते हैं। तो क्या कहता है, राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। क्षमा अलग ढंग की चीज है, ठीक है। राष्ट्रपति निलंबन ये भी कर सकते हैं, और निलंबन की दशा में दंडादेश में कोई परिवर्तन, आपकी हैसियत में कोई परिवर्तन, आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन ये होगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सिक्वेंसेस आपकी दोष सिद्धि से उत्पन्न होने वाले थे वे तत्काल उत्पन्न नहीं होंगे। तत्काल उत्पन्न होने से उन्हें रोक दिया जाएगा। राष्ट्रपति ये व्यवस्था कर सकते हैं कि आज आपको दंडादेश मिला तो आज ही आप कारागार में जाएंगे। राष्ट्रपति ये कर सकते हैं कि आप आज कारागार नहीं जाएंगे, आप अमुक वर्षों तक फ्री रहेंगे। ये संपूर्ण जीवन काल भी आपका हो सकता है। वो ये भी कह सकते हैं कि दोष सिद्धि एज सच रहेगी। अगला कृत्य अगर आपने इसी ढंग का कर दिया तो फिर ये दोष सिद्धि तत्काल बहाल हो जाएगी। निलंबन हो गया, सस्पेंशन हो गया, ठीक है। अब ये लागू नहीं होगी लेकिन बनी हुई है। एक बार क्षमा कर दिया, अब दोष सिद्धि है ही नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो अगली बार जब आप अपराध करेंगे फिर पूरा ट्रायल चलेगा, फिर विचारण की प्रक्रिया आएगी, फिर अगर दोष सिद्ध हो गए तो अलग बात है। प्रश्न ये भी है, क्या दोबारा क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति? तो रोक तो कोई नहीं है। आपको 1000 बार क्षमा कर सकते हैं वो। और ये ताकत उन्हें कहां से मिल रही? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। इससे सर्वोच्च होने का अर्थ यह है कि कोई कानून कुछ भी कहता हो, क्योंकि किसी भी कानून की संविधान के सामने कोई हैसियत है ही नहीं। सारे विधान अपनी वैलिडिटी संविधान से प्राप्त करते हैं, और संविधान अपनी वैलिडिटी अगर केल्सन की भाषा में बात करें तो लोगों की इच्छा से प्राप्त करता है, क्योंकि वो कहते हैं मूल मानक है संविधान, ठीक है ना। या मूल मानक क्या है कि संविधान में वर्णित नियमों का पालन होना चाहिए, ठीक है। तो केल्सन की भाषा में बात करेंगे तो संविधान स्वयं अपनी विधिमान्यता लोगों की इस इच्छा से प्राप्त करता है कि इसमें वर्णित नियमों का पालन होना चाहिए, ठीक। तो किसी भी कानून की कोई हैसियत कम से कम संविधान के सामने नहीं है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है राष्ट्रपति की, इसलिए इस पर किसी ढंग की कोई रोक स्वीकार नहीं होगी। और ये बात अभी उच्चतम न्यायालय केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इस मुकदमे में कहेगा भी, और सबसे लीडिंग केस है केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, कम से कम क्षमादान की शक्तियों पर। अगर आपसे क्षमादान पूछा गया है और आपने केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इसको कोड नहीं किया, तो आपका क्षमादान पर दिया गया उत्तर पूरा और प्रभावी है, यह माना ही नहीं जाएगा। बात मारूराम से शुरू हुई थी, मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहां से बात शुरू होती है। लेकिन केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज द लीडिंग केस, लेटेस्ट एंड लीडिंग। इसके बाद 72 पर इतने विस्तृत तौर पर विचार नहीं हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसके द्वारा डिसाइडेड केस है केहर सिंह। और आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की विशेषता होती है कि वो मिनिमम 5 जजेस इससे गठित होगी। ये भी आपसे खूब प्री में पूछा जाता है, धड़ाधड़ पूछा जाता है कि संवैधानिक पीठ कितने जजों से मिलकर बनती है, तो मिनिमम 5। ये जहां तक हमें याद पड़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 145 में शायद प्रोवाइड, ठीक है, वहां लिखा है कि संवैधानिक पीठ हमेशा 5 जजों से मिलकर बनेगी, इससे कम पर बन ही नहीं सकती। और नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की मिनिमम पीठ होती है, वहां सिंगल जज नहीं होता, यह भी पूछा जाता है।
और तभी हमें लगता है कि बच्चों जैसे सवाल प्री में पूछे जाते हैं, तभी हम बार बार कहा करते हैं प्री में तो वो सवाल पूछे जाते हैं जो एबीसीडी के बराबर होते हैं। 2 जज मिनिमम, हाई कोर्ट में सिंगल जज की पीठ होती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय में सिंगल जज मामले को सुन ही नहीं सकता, बात मिनिमम 2। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर गठित होनी है तो मिनिमम 5। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इस विषय पर कुछ भी प्रोवाइड नहीं है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और आपको मालूम है अब तक लार्जेस्ट बेंच किसमें आई है? केशवानंद भारती, 13 जजेस उसमें रहे हैं, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ, संवैधानिक पीठ के द्वारा डिसाइड किया गया, निर्णित किया गया मामला है। तो केहर सिंह ये महत्वपूर्ण मामला है, और केहर सिंह कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड शक्ति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इसलिए इस शक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ये स्वीकार नहीं होगा, और किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध राष्ट्रपति की शक्तियों पर है भी नहीं। लेकिन अगर आपकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती है, तब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती है, क्योंकि आप जो कुछ करेंगे उससे पीढ़ियां प्रभावित हो जाएंगी, पीढ़ियां। आप वॉट एवर यू विल डू, वो आचरण का एक मानक स्थापित कर देगा, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी है, इसलिए तब जिम्मेदारी और बढ़ती है। और राष्ट्रपति को यह अनुभव करना चाहिए कि वे इस शक्ति का इस्तेमाल तभी करें जब उचित लगता हो, और उचित कब है इस शक्ति का इस्तेमाल? इस विषय पर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगह प्रेसिडेंट सेट हुए हैं, और वहीं से हमने ये शक्ति ली है। अमेरिका और ब्रिटेन, उससे प्रभावित होकर हमने ये शक्ति ली। लेकिन हमारे राष्ट्रपति की ये जो ताकत है, जो मिली है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के मुताबिक, ये ब्रिटेन के जैसी है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जैसी है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि महत्व की बात है, अगर ब्रिटेन के जैसी है तो ये राष्ट्रपति में अंतर्निहित ताकत मानी जाएगी, और अगर अमेरिकन मॉडल हमने स्वीकार किया है तो ये राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत मानी जाएगी। यानी अगर हमने अमेरिकन मॉडल स्वीकार किया है, अगर ये बात है, तो द प्रेसिडेंट विल यूज द पावर गिवन बाय आर्टिकल 72 एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इस तरह से उपयोग करेंगे तो he will decide all these matters with the aid and advice of the council of ministers। तब मंत्रियों की सहायता से उन्हें इस ताकत का उपयोग करना पड़ेगा, और अगर ये उनकी स्वयं की शक्ति है तो फिर वे इसका उपयोग स्वयं करेंगे। फिर उन्हें कोई, वो किसी की सलाह माने तो ठीक, और न माने तो ठीक। तो हमें देखना पड़ेगा कि विच मॉडल वी हैव एडॉप्टेड। और यह प्रश्न किसमें उठा? केहर सिंह ने, जस्टिस पाठक ने यह डिसाइड किया है, जो तत्कालीन सीजेआई थे, कि वी हैव एडॉप्टेड द अमेरिकन मॉडल, नॉट ब्रिटिश मॉडल, मीनिंग देयरबाय the president will enjoy the power given by article 72 as a constitutional head। ब्रिटेन की बात अलग है, वहां का इतिहास अलग है। ब्रिटेन, वहां राजा है, और राजा परम न्याय का स्रोत माना गया है, सारे न्याय उसी से निकलते हैं। क्योंकि वो परम न्याय का स्रोत है, इसलिए वहां राजा की व्यक्तिगत शक्ति ये मानी गई। यद्यपि ब्रिटेन में भी कभी भी उन्होंने इस ताकत का उपयोग विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं किया,
लेकिन चाहे तो सैद्धांतिक रूप से कर सकते हैं, रोक नहीं है, रोक नहीं है। नहीं करते हैं बात अलग है, हम क्या करते हैं मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है कि हम क्या कर सकते हैं, सदैव मतलब इसी बात से है। आप जो कुछ कर सकते हैं उसका सत्य स्वरूप ये क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं राष्ट्रपति हमारे देश में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें शक्ति दे रहा है कि राष्ट्रपति ऐसा करेंगे, और लिखा क्या है? संविधान के प्रावधानों के अनुसार करेंगे। वो जो कुछ भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नाते वो सब कुछ संविधान के प्रावधानों के अनुसार। और संविधान के प्रावधान ये कहते हैं कि कार्य संचालन, अगर कार्यपालिकीय शक्ति का उपयोग करना है तो राष्ट्रपति कार्यपालिकीय शक्ति का उपयोग इस प्रकार करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा कार्यपालिकीय शक्ति का उपयोग उनके नाम में किया जाएगा। अनुच्छेद 77 सबसेक्शन 1 हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत की समस्त कार्यपालिकी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम में की जाएगी, और राष्ट्रपति कामों को करने के लिए और काम किए गए हैं इस बात को अभिव्यक्त करने के लिए नियम बनाएंगे। कामों को करने के लिए भी बनाएंगे और कामों को किया गया अभिव्यक्त करने के लिए भी नियम बनाएंगे। कहां लिखा है? 77 सबसेक्शन 2 वहां लिखा है। और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पर यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ने इसको किया है, तो इस आधार पर कि राष्ट्रपति ने इसे नहीं किया है, किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं मिलेगी। अगर लिखा हुआ है तो यह माना जाएगा राष्ट्रपति ने यह किया है, भले ही ना किया हो। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो इस आधार पर भी चुनौती दी जाएगी कि राष्ट्रपति ने इसको किया नहीं, इसीलिए लिखा नहीं, और नियमों के मुताबिक नहीं किया है इस आधार पर भी। तब दोनों आधार उपलब्ध होंगे कि नियमों के मुताबिक नहीं किया गया, राष्ट्रपति ने जो नियम बनाए थे उनके मुताबिक भी ये नहीं किया गया, और राष्ट्रपति ने इसको किया भी नहीं है, इसीलिए इसे राष्ट्रपति के नाम में अभिव्यक्त नहीं किया गया। दोनों बातों पर चुनौती मिलेगी। लेकिन अगर लिखा है कि राष्ट्रपति ने इसको किया है तो एक आधार कम हो जाएगा। हां, एक आधार पर चुनौती तब भी मिलेगी कि ये सिर्फ लिखा है कि राष्ट्रपति ने किया है, इनफैक्ट ये राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक नहीं किया गया है, इसलिए राष्ट्रपति ने किया है, ये कहा नहीं जा सकता। यद्यपि अभिव्यक्त राष्ट्रपति के नाम में ही हुआ है और हो सकता है राष्ट्रपति ने किया भी हो, लेकिन चूंकि उस प्रकार से नहीं किया गया जिस प्रकार से किया जाना चाहिए था, इसलिए इसे किया हुआ नहीं कह सकते। दोनों आधारों पर, ठीक है, पहले केस में दोनों आधारों पर और इस केस में एक आधार पर चुनौती मिल पाएगी। यह 77 सबसेक्शन 2 की व्याख्या के मुताबिक हम लोगों ने देखा है। और अगर राष्ट्रपति पर जितने कृत्य अधिरोपित किए गए उन कृत्यों को राष्ट्रपति को संपादित करना है तो 74 तब 74 काम आएगा। ठीक है, आपसे कहा था कि कार्यपालिकीय शक्ति का उपयोग होना है तो 77, और राष्ट्रपति पर पर्सनली जिन कामों को कॉन्स्टिट्यूशन करने का दायित्व अधिरोपित करता है, अगर उन कामों को करना है तो 74, लेकिन 74 हो या 77 हो, दोनों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय उसको ऊपर ले आता है। विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकते। आपसे चर्चा हुई थी केवल प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट और मंत्रियों का अपॉइंटमेंट, इसमें कुछ विवेकाधिकार सीमित, बहुत थोड़ा उन्हें प्राप्त है, बहुत थोड़ा। आपसे चर्चा हुई थी कि अगर किसी कोलाइशन को मेजॉरिटी नहीं मिली है या कोई बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं है तो राष्ट्रपति को थोड़ा विवेकाधिकार मिल जाता है
प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति में, उसमें भी वो विवेकाधिकार थोड़ा ही मिलता है, अधिक नहीं, क्योंकि उसमें भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते जो संसद की सदस्यता प्राप्त करने के अयोग्य हो, या जिसमें वो एलिजिबिलिटीज न हो जो 84 बता रही है। और साथ ही साथ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, अधिकतम 6 महीने, बस इससे ज्यादा कतई नहीं। और वो भी अगर ऐसे व्यक्ति को वो मनमाने ढंग से नियुक्त करेंगे जो बहुमत का विश्वास अर्जित न कर सकता हो, तब इस 6 महीने की अवधि प्राप्त कर पाना भी बड़ा कठिन हो जाएगा, होगा ही नहीं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली जब राष्ट्रपति फंक्शन करना शुरू करेंगे तो शायद ही वो कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय के बिना चल पाए, चल ही नहीं पाएंगे। तो हम देखते हैं कि यहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को यह शक्ति दे रहा है कि क्षमा की, परिहार की, निलंबन की, लघुकरण। लघुकरण में क्या करेंगे? दंड को ही छोटा कर दिया, ठीक है। लघुकरण इसको बताने की जरूरत नहीं। परिहार का मतलब कुछ काट लिया और बाकी खत्म कर दिया। निलंबन का मतलब यह हुआ कि सेंटेंस फिलहाल सस्पेंड रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक वो बताएं। और क्षमा तो स्टिग्मा ही हट गया, बात ही खत्म हो गई। तो वेदर दे आर एंजॉइंग इन एनी फॉर्म, ठीक है, किसी भी प्रारूप में उस शक्ति का वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो अनुच्छेद 72 उन्हें दे रही है, वे इस शक्ति का इस्तेमाल हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक प्रमुख, इसी रूप में करेंगे। और जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में करेंगे तो कोई विधान उनकी ताकत पर कोई प्रतिबंध नहीं अधिरोपित करेगा। लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो कुछ ऐसा कर देंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो फिर प्रेसिडेंट सेट होगा आगे के लिए, और इस देश की राज व्यवस्था के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो किन मामलों में राष्ट्रपति को इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, इस विषय पर भी एक गाइडलाइन, जिसे मार्गदर्शन कहेंगे, जिसे वजाहत करना कहेंगे, और यह शब्द भी ठीक नहीं है क्योंकि मार्गदर्शन वरिष्ठ के द्वारा किया जाता है, यह शब्द भी ठीक नहीं है, बल्कि यह कहें एक सलाह, एक सुझाव सा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया है कि किन मामलों में उन्हें इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो राय बाइंडिंग नहीं है उन पे, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन की उपज है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं उन्हें दंड, निलंबन, परिहार, लघुकरण की अप्रतिबंधित शक्ति ये दे रहा है। कोई प्रतिबंध नहीं है। ये नहीं कहा कि अमुक मामलों में करेंगे, अमुक मामलों में नहीं करेंगे, कुछ नहीं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है, गिव द पार्डन, ठीक है, वो किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, किसी को भी परिहार प्रदान कर सकते हैं, लघुकरण प्रदान कर सकते हैं, उसके दंडादेश का निलंबन कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छा, कब कर सकते हैं? जब दोष सिद्ध हो जाए तभी। जब मुकदमा चल रहा है तब नहीं, जब एफआईआर लिखी तब नहीं, ठीक है। ये भी तो प्रश्न है, इनका भी उत्तर आया है कि चूंकि जो काम हम बड़े स्तर पर कर सकते हैं वो छोटे स्तर पर तो कर ही सकते हैं। अगर हम 10,000 रुपए आपको दान, ठीक है, दे सकते हैं तो 1,000 तो दे ही सकते हैं। ये तो इनहेरेंट बात है, इंप्लाइड बात है, इसे न कहा जाए तो भी बात चलेगी, ये तो इसी में इंप्लाइड है। तो वैसा ही यहां भी निर्णित किया गया कि राष्ट्रपति इस ताकत का उपयोग तब भी कर सकते हैं जब मामला निर्णित हो गया है, और जब व्यक्ति विचाराधीन है तब भी इस ताकत का उपयोग कर सकते हैं। जब विचाराधीन है मीनिंग देयर बाय, अगर अभियोग लग गया तो विचाराधीन तब होगा जब मामला कोर्ट में आ जाएगा, और कोर्ट से पहले इन्वेस्टिगेशन ये चलेगा। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन
किया जा सकता है नहीं, इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग नहीं है। लेकिन जहां तक हमें लगता है, हम अपना मत रख सकते हैं कि इस स्थिति में राष्ट्रपति को इस ताकत का उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं भैया, ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत है उनकी, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर इस ताकत का उपयोग प्री मैच्योर माना जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में तो हो सकता है वो दोषी पाया ही ना जाए। भाई अगर दोषी पाया ही नहीं तो फाइनल आएगी, और जो अगर पुलिस अंतिम आख्या, अभी तो ये तय नहीं है कि जो आरोप उस पर लगा वो सच है या गलत है, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि राष्ट्रपति कर नहीं सकते, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत है, कर सकते नहीं कर सकते। अधिकृत तौर पर तो हम बता भी नहीं पाएंगे, वो तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ही बताएगा, और उन्होंने अब तक बताया नहीं है, क्योंकि अधिकृत व्याख्याकार वही हैं। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि अगर कभी ये स्थिति आई तो राष्ट्रपति यही वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यही बताएगा कि दिस इज नॉट द सिचुएशन इन विच दैट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, शुड बी इंजॉयड बाय देम। शायद यही बताएंगे, क्योंकि वो स्थिति ही नहीं है। लेकिन हां, अगर विचारण के अधीन है व्यक्ति, तो वे इस ताकत का इस्तेमाल भली प्रकार कर सकते हैं, और उन दशाओं में भी कर लेंगे जिन दशाओं में वो दोष सिद्ध कर दिया गया, उसमें तो कर ही लेंगे। अब सवाल यह है कि किन दशाओं में उन्हें इस ताकत का उपयोग करना चाहिए, और क्यों है ये ताकत। अगर हम ये जान पाएंगे कि क्यों है ये ताकत, तो किन दशाओं में करना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली तय हो जाएगा। तो ये जो बताई गई है वो स्थितियां, कि ये ताकत इसलिए दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, या ब्रिटेन या अमेरिका में भी जो ताकत दी गई है राष्ट्रपति को, वो इसलिए कि मान लीजिए न्यायालय के समक्ष वे तथ्य रखे ही नहीं गए जो व्यक्ति को निर्दोष साबित कर सकते थे, या फिर व्यक्ति के दोष में कमी ला सकते थे, वे तथ्य आए ही नहीं न्यायालय के सामने। और जब नहीं आए तो फिर न्यायालय का निर्णय वो तो दोष सिद्धि के रूप में सामने होगा, क्योंकि न्यायालय तो कानून के मुताबिक चलेगा। वहां दया, सहानुभूति, इस प्रकार के शब्दों का कोई अर्थ नहीं। वहां तो आपको के काम का आपको परिणाम मिलेगा। ईश्वर से ज्यादा दयालु कौन है? उससे ज्यादा तो दयालु कोई नहीं। लेकिन क्या कहते हैं हमारी मेथोडोलॉजी में, इनके यहां भी, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी, कहते हैं कि अदल नहीं चाहिए। अदल इंसाफ या न्याय को कहते हैं। कहते हैं अगर अदल हुआ मैदान महशर में, ठीक है, जिस दिन इनके मेथोडोलॉजी के मुताबिक बरोज कयामत हिसाब होगा अमल अमाल का, यानी कर्मों का, और उसके बाद जन्नत नशीं होने या दोज़ख भेजे जाने का फैसला होगा, तो अगर अदल हुआ, अगर न्याय हुआ, तब तो हमारा दोज़ख जाना तय है, क्योंकि हम उतना नहीं कर पाएंगे, उतनी नेकियां नहीं कमा सकते। इसलिए हम ईश्वर के न्याय को नहीं, उसकी दया को, उसकी मर्सी को आवाज दे रहे हैं। और इनका ऐसा मानना है कि उसकी मर्सी को आवाज देने में इनके प्रोफेट इनकी सहायता करेंगे, और उसकी मर्सी को आवाज देंगे, अदल को नहीं, इंसाफ को नहीं। ठीक है, और हमारे यहां भी ईश्वर को जो दयालु कहा और उसकी दया को जो हम आवाज देते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उतना कर ही नहीं पाएंगे जितना चाहिए, इतने न्याय नहीं। लेकिन ईश्वर न्यायी भी है, और जब वो न्याय करेगा तो गरीब से गरीब आदमी आपको बहुत मुसीबत में दिखाई देता है, अगर हम इस सिद्धांत को मान्यता दें कि वो अपने कर्मों के मुताबिक, ठीक है, न्याय पा रहा है, तो उसने कुछ किया होगा जो वो इस दशा को प्राप्त है। लेकिन आपको उसकी सहायता करनी चाहिए, आपको उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि उसकी सहायता न करके
जो नुकसान होगा वो आपका होगा, उसका नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर के सामने आपकी कोई ताकत नहीं है। अगर ईश्वर उसे दंड दे रहा तो वो तो दंड पाएगा ही, हम उसकी स्थिति को बदल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमने उसकी स्थिति पर दया नहीं की, अगर हमने उसकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास नहीं किया, तो हम अपना बुरा जरूर करेंगे। ठीक है, आप सोचो, किसी भी चीज के पास आप ठीक है, एक चीज देखते हो, आपके मन में भाव उठ रहा है कि वो बड़ी अच्छी है, तो चीज के प्रति, चीज के गुणों का अध्ययन आप कर रहे हो या अपनी भावना अभिव्यक्त कर रहे हो? आपका ये जो विश्लेषण है, ये वस्तुपरक है, ये व्यक्तिपरक है। क्योंकि वस्तु अगर अच्छी है तो फिर इन्हें भी अच्छी लगनी चाहिए, इन्हें भी अच्छी लगनी चाहिए, दूसरे को भी लगनी चाहिए, सब, वो तो वस्तु का गुण हुआ ना। अगर वो अच्छा है, वास्तव में आप जो कुछ कह रहे हो उससे, उस कथन से जो सूचना मिल रही वो स्वयं आपके बारे में है, वस्तु के बारे में नहीं है। वस्तु के बारे में कोई वक्तव्य है ही नहीं आपका। आपका जो वक्तव्य है वो आपके बारे में है। आपको वैसी चीज अच्छी लगती है, वो चीज हो सकता दूसरे को अच्छी ना लगे। ठीक है, तो विश्लेषण जो हो रहा है ये वस्तुपरक नहीं है, व्यक्तिपरक है। और वस्तुपरक और व्यक्तिपरक विश्लेषण ये आपको जूरिस्प्रूडेंस में बहुत दिक्कत देता है। ठीक है, सब्जेक्टिव एनालिसिस और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस क्या चीज है? ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट का, वस्तु के गुणों का अध्ययन करते हैं। और सब्जेक्टिव एनालिसिस जो सब्जेक्ट है, यानी जो करता है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, कर्ता, जो करने वाला है, उसका अध्ययन करते हैं। तो सब्जेक्टिव एनालिसिस सब्जेक्ट की एनालिसिस है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑब्जेक्ट की एनालिसिस है। आप कहते हैं अमुक फूल बहुत सुंदर है, आप फूल के संबंध में खबर दे रहे हैं या अपने मनोभावों के संबंध में खबर दे रहे हैं? ये आपको सुंदर लग रहा है, दूसरा आ सकता है कि इसमें सुंदर क्या है बताओ, इसका रंग सुंदर है, इसकी पंखुड़ियां सुंदर है, क्या सुंदरता तुम्हें दिखती है इसमें? और हो सकता है उसे कुछ भी सुंदरता ना दिखाई दे। और हो सकता है कल तुम जब आओ तब तुम्हें भी फूल वो सुंदर ना दिखाई दे। ठीक है, जरा 4 दिन उसे देखते रहो तो वही फूल तुम्हें सुंदर लगेगा। उब गए आप। ठीक है, तो सवाल यह है कि फूल में कौन सी सुंदरता है? आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आप फूल के गुणों की, फूल के रंग की कोई खबर नहीं दे रहे, आप अपनी बात कह रहे हैं। ठीक है ना? तो सवाल यह है कि अगर कोई किसी दशा में है तो आप उसकी मदद अगर नहीं करेंगे तो आपका बुरा होगा। ठीक है, उसकी मदद न करके आपने अपने स्वभाव का परिचय दिया है। उसकी स्थिति में तो बदलाव आ ही नहीं सकता। अगर ईश्वर उसे उस दशा में रखना चाहता है तो हम कौन होते हैं? हम तो सुधार ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर सुधारने का प्रयत्न नहीं किया तो आपके बारे में खबर मिलती है कि आप एक निहायत दुष्ट व्यक्ति हो और आप ठीक आदमी नहीं हो। यह खबर आपके बारे में है, वस्तु के बारे में नहीं है। ठीक है, तो न्यायालय न्याय करेगा। न्यायालय को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी परिस्थिति क्या है, इससे कोई लेना देना न्यायालय को नहीं। तो न्यायालय के समक्ष अगर सही तथ्य ना आए तो उसका निर्णय गलत तथ्यों पर आधारित होगा, और गलत तथ्य इस पर निर्णय आ गया और बाद में सही तथ्य सामने आ गए। ठीक है, अब सही तथ्य न्यायालय, हम लोगों ने पढ़ा है एविडेंस एक्ट में, एक नौकरानी का किस्सा आता है कि नौकरानी ही घर के अंदर थी, मालकिन की हत्या हुई। हत्यारे ने इतनी चतुराई से की कि कुछ पता ही नहीं लगा। यही लगता रहा नौकरानी ने ही की और नौकरानी को फांसी हो गई। और बाद में हत्यारा सामने आया और उसने ये बताया कि उसने हत्या कैसे की। अब इसका क्या हो सकता है? तो गया मामला। अच्छा, मान लो हत्यारा उसी समय सामने आ जाता जब नौकरानी जीवित थी, तब भी क्या हो पाता?
क्योंकि न्यायालय के पास जाने के लिए प्रक्रिया है। आप क्यूरेटिव पिटीशन तक ही तो फाइल करोगे। आज की व्यवस्था में बात करें तो आप कितना आगे बढ़ोगे? क्यूरेटिव पिटीशन, इसके बाद तो खत्म मामला। क्यूरेटिव पिटीशन के बाद तो कुछ नहीं है भाई। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा अशोक हुर्रा, इसमें जो क्यूरेटिव पिटीशन आई, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है ना। मान लीजिए क्यूरेटिव खारिज हो गई है और फिर हत्यारा सामने आया और कम्यूटेशन मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस अभी नहीं हुआ है, और मर्सी, ये राष्ट्रपति के पास अधिकार नहीं है। ऐसे विचार करिए कि मर्सी का कोई हक राष्ट्रपति के पास नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन तक रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक है। हत्या कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस नहीं हुआ है, यानी दंडादेश का निष्पादन अभी नहीं हुआ है। व्यक्ति जीवित है और हत्यारा सामने आ गया। अब आप या तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो भाई, या तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो या उठाकर फेंक दो कॉन्स्टिट्यूशन को। दो ही तरीके आपके पास बचे ना, या तो फेंक दीजिए उठाकर, कहीं हम नहीं मानते, हम तो न्याय करने के लिए अब कुछ भी करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर फेंक दीजिए या अमेंडमेंट कर लाइए। इसके अलावा क्या कर पाएंगे आप? कैसे करेंगे? अब वो बता रहा है कि हमने मारा और ऐसे मारा। एसएलपी भी खारिज है, क्यूरेटिव भी खारिज है, सब कुछ खारिज है और मर्सी है नहीं। अब क्या करेंगे? अब तो दो ही रास्ते बचते, फेंक दो कॉन्स्टिट्यूशन को या अमेंड करो। और अमेंडमेंट इतना आसान है, और वो भी राष्ट्रपति की, मतलब वो भी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के संबंध में। उसमें तो 368 के मुताबिक आधे राज्यों का समर्थन वो भी चाहिए। लेंथी प्रोसेस है। अच्छा, डिले कैसे करें? अब जब तक हम इस प्रोसेस को चलाएं, इसमें समय लगेगा, तब तक उसकी दंडादेश के निष्पादन की डेट आ जाएगी। अब फिर हमारे सामने वही समस्या, या तो हम अपना ही कानून न माने और उसे न लटकाएं, और लटका दे तो हमसे ज्यादा जलील और नीच आदमी कौन है ये बताओ। हम जानते हैं वो निर्दोष है, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, हम उसे सिर्फ इसलिए लटकाते हैं क्योंकि हम पहले कह चुके हैं इन दशाओं में मर्सी कितने बार आएगी? क्या एक बार रिजेक्ट होने के बाद दोबारा राष्ट्रपति ग्रहण नहीं कर सकते हैं? इस विषय पर कोई मुकदमा अब तक उपलब्ध नहीं है, कोई मुकदमा उपलब्ध नहीं, ठीक है। लेकिन दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन एंड आई थिंक अगर ऐसा होता है तो बात यही आएगी, कितनी भी मर्सी पिटीशन आ सकती हैं, क्योंकि यहां नंबर ऑफ मर्सी पिटीशन भी मेंशन नहीं है। कितनी बार राष्ट्रपति के समक्ष जाया जा सकता है ये मेंशन नहीं है। इस दशा में मर्सी पिटीशन ही एकमात्र विकल्प बचेगी और कोई तरीका नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब इसका उपयोग होना चाहिए, तो एक उपयोग तो ये जब फैक्ट्स ही नहीं आए न्यायालय के समक्ष। फैक्ट्स आए लेकिन पूरे नहीं आए, आधे अधूरे आए। जो जज था उसने बड़ी जल्दबाजी में एनालिसिस कर लिया फैक्ट्स का। ये तीसरी सिचुएशन हो सकती है। चौथी, परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि अब ठीक नहीं लगता कि उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। परिस्थितियों में इतना बदलाव, इस शब्द की भी कोई व्याख्या नहीं है। परिस्थितियों में बदलाव यह भी हो सकता है कि जेल में रहकर उसने कोई इतना बड़ा आविष्कार कर दिया हो, यह भी परिस्थितियों में बदलाव है। परिस्थितियों में बदलाव ये इतना लचीला शब्द है कि इसके अंतर्गत कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। परिस्थितियों में ऐसा बदलाव है जिसमें उचित दिखाई देता है कि अब मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तब राष्ट्रपति को इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी अब इसमें से जो कहा गया उसी में कुछ अंतर्निहित है, यानी ये परिस्थितियां नहीं है तो राष्ट्रपति को इस्तेमाल नहीं भी करना चाहिए, ठीक है ना। नहीं भी करना चाहिए, नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। ये भी केहर सिंह में कहा है, ये भी केहर सिंह में कहा। केहर सिंह की बात जब करेंगे, हम एनालाइज करेंगे उस चीज को तो बात करेंगे। ये भी केहर सिंह में कहा कि नहीं करना चाहिए, बात ये है, नहीं करेंगे ऐसा नहीं कहा है। करना चाहे तो कर सकते हैं,
ठीक है, केहर सिंह के फैक्ट समझ लीजिए। केहर सिंह के फैक्ट क्या हैं? केहर सिंह इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के कातिलों में से, ठीक है, दो लोग थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जिन्होंने एक्चुअल मर्डर किया था। बेअंत सिंह की हत्या मौके पर, हत्या तो ना कहें क्योंकि हत्या तो एक विशेष स्थिति का नाम है कि जब मार डालने के आशय से या इस ज्ञान के साथ कि व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाए, आदि आदि, वो एक स्पेशल काम है। उसी ढंग से जब उस काम को किया जाएगा और उसका परिणाम मानव मृत्यु होगी, तभी हत्या हुई ये कहा जाएगा, अदरवाइज हत्या तो नहीं कह सकते। लेकिन बेअंत सिंह ने जो परिस्थिति पैदा की इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, वह सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उनकी मृत्यु कारित कर देने के लिए पर्याप्त थी और मौके पर ही बेअंत सिंह की मृत्यु कारित कर दी गई सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। सतवंत सिंह जो मर्डर, सतवंत सिंह जो हत्यारे थे इंदिरा गांधी के, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दो लोगों का ट्रायल बाद में और 120B में आए, बलबीर सिंह और केहर सिंह। ये षड्यंत्रकर्ताओं के रूप में इनका नाम ऐड हुआ, बलबीर सिंह और केहर सिंह का। बलबीर सिंह और केहर सिंह, आपको मालूम है 120B, उसमें भी पनिशमेंट वही मिलेगा जो मुख्य अपराधकर्ता को मिलेगा। बलबीर सिंह और केहर सिंह दोनों को फांसी हो गई। उसके बाद केहर सिंह, उनमें से एक, बलबीर सिंह को शायद राम जेठमलानी ने छुड़ा लिया था, उनका मुकदमा छूट गया था। केहर सिंह का शायद, क्योंकि केहर सिंह का ये मामला, तो केहर सिंह की फांसी बरकरार रही थी सब जगह से, और वहीं से राम जेठमलानी का बहुत नाम हुआ था पूरे देश में, क्योंकि इंदिरा गांधी मर्डर केस जैसे मुकदमे में एक को छुड़ा लेना एक बहुत बड़ी बात थी, ये सामान्य बात नहीं है। ठीक है, उसमें तो देश की समस्त इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और सारा इंटेलिजेंसिया लीगल उनके खिलाफ ही था। इसके बाद भी छुड़ा पाना किसी को बहुत कठिन बात है, लेकिन उसमें एक को छुड़ा लिया था उन्होंने, केहर सिंह। इन्हें फांसी हुई, मतलब फांसी क्या, वो तो मुख्य अपराधकर्ता जो होगा वो इन्हें होगा। सतवंत सिंह को भी फांसी हुई, बेअंत सिंह मौके पे खत्म, एक को छुड़ा लिया, 4 ही लोग उसमें इंप्लीकेट हुए। अब केहर सिंह ने, जब मर्सी पिटीशन डिसाइड हुई, उस समय केहर सिंह ने मांग की कि हमें पर्सनल सुना जाए, जैसे न्यायालय सुनता है, हमारा पक्ष सुना जाए और उसके बाद राष्ट्रपति डिसाइड करें। राष्ट्रपति ने उसको रिजेक्ट किया और यह कहकर रिजेक्ट किया कि ऐसी कोई स्टेब्लिश परंपरा नहीं है कि व्यक्ति को मर्सी पिटीशन डिसाइड करते समय सुना जाए, ये कोई परंपरा नहीं है, इसलिए हम नहीं सुनेंगे। और केहर सिंह के इस आवेदन को निरस्त कर दिया और मर्सी पिटीशन भी निरस्त कर दिया। अब यहीं पर एक बात और समझ लेंगे कि क्या व्यक्ति की इच्छा अगर नहीं है, वो कहता हमें क्षमा मत करो, तब राष्ट्रपति कर सकते हैं क्या क्षमा? भाई वो कहता है हमें क्षमा मत करो, हम कोई आवेदन नहीं कर रहे, बल्कि हम उल्टा कह रहे हैं कतई मत करो, तुम हमें तो फांसी पर लटकाओ। ऐसा होता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इतना पश्चाताप व्यक्ति के मन में होता है कि वो ये कहता है कि नहीं भाई हमसे ये हो गया और अब भाई हम नहीं रहना चाहते। भाई महाराज पांडु की जो कथा आती महाभारत में, वो तो कथा यही है कि उनसे अनजाने में किसी ऋषि का वध वन में हो गया, तो उन्होंने आकर बताया ये कि भाई हमसे ये हो गया है, हम अब इस देश के कानून के मुताबिक चूंकि हत्यारे को फांसी होनी चाहिए और हमसे हत्या हुई है, ठीक है, इसलिए हम अपने लिए फांसी का चयन करते। तो विदुर ने कहा कि नहीं, हत्यारे को फांसी होना चाहिए, जिससे गलती से कत्ल हुआ है उसे, वो कत्ल थोड़ी है, वो तो कत्ल की एक प्रजाति है, तो आपको फांसी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ ये भी तय है, अब आपको राजा नहीं रहना चाहिए, अब आपको पश्चाताप और दंड आप इसलिए नहीं क्योंकि आपने स्वीकार किया, तो पश्चाताप में आप राजपद छोड़िए और जाइए, उसमें से धृतराष्ट्र राजा बने। तो सवाल यह है कि हर चीज व्यक्ति अपने लिए क्षमा ही मांगेगा ये कहा है, वो अपने लिए दंड भी तो मांग सकता है, ये तो व्यक्ति की नैतिकता पर निर्भर है ना। तो अगर व्यक्ति ये कह रहा है कि हमें क्षमा मत करिए, तो क्या राष्ट्रपति क्षमा न करने के लिए बाध्य हैं, या राष्ट्रपति व्यक्ति की मांग पर
उसे क्षमा करेंगे, ऐसा कुछ है तो राष्ट्रपति की शक्ति अप्रतिबंधित है, कोई प्रतिबंध उस पर स्वीकार नहीं है। आप मांगो न मांगो, इवन आपकी इच्छा के विरुद्ध भी राष्ट्रपति आपको क्षमादान, निलंबन, लघुकरण, परिहार सब कुछ दे सकते हैं। न दंड आपकी मर्जी पर निर्भर है और न क्षमा, शक्ति उनकी है, आपकी नहीं। और न शक्ति के उपयोग के लिए आपकी रिक्वेस्ट, आपका निवेदन, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है, ऐसा भी नहीं है, दोनों ही बातें नहीं। इसलिए बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि क्षमादान व्यक्ति के द्वारा मांगा जाना जरूरी है, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। तो केहर सिंह के मामले में क्या हुआ, राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में, देखिए मर्सी लास्ट विकल्प है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट तक फांसी पहले ही हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट तक जितने जुडिशियल, ठीक है, रेमेडीज हो सकती थी सब एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तभी तो जाएंगे मर्सी में, नहीं तो मर्सी में क्यों जाएंगे? जब तक हमारे पास जुडिशियल रेमेडीज हैं हम वो एग्जॉस्ट करेंगे, जब कुछ नहीं बचेगा तब मर्सी में जाएंगे। अब मर्सी भी रिजेक्ट हो गई, जब मर्सी रिजेक्ट हुई तब दिल्ली हाई कोर्ट में। अब आप कहेंगे दिल्ली हाई कोर्ट क्यों? और यही वकीलों की बुद्धिमत्ता काम आती है। अगर वकील मूर्ख होंगे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देंगे, और सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, वहां से डिसाइड हो गया, आप कहां जाओगे? हाई कोर्ट जाओ पहले, वहां से खारिज हो जाएगा, आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। एक हमें रिव्यू कराने का दोहरा अवसर मिलेगा, ठीक है ना, इसलिए पहले हाई कोर्ट। ठीक है, उन्होंने वही फंडामेंटल राइट का सवाल उठाया कि साहब हमें पर्सनल हियरिंग मिलनी चाहिए थी। और देखिए जो कुछ एडवोकेट्स कहते हैं वो महत्व की बात होती है, जो एडवोकेट ने कहा वही सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा। ठीक है, उन्होंने कहा हमें पर्सनल हियरिंग मिलनी चाहिए थी। राष्ट्रपति का ये कहना गलत है कि साहब ये इस्टेब्लिश परंपराओं के खिलाफ है, इसलिए हम पर्सनल हियरिंग नहीं देंगे। पर्सनल हियरिंग न दें, मत दें, लेकिन ये कहना गलत है कि हम दे नहीं सकते। हम देंगे नहीं, ये अलग बात है, हम दे नहीं सकते ये अलग बात है। जैसे आप आते कई बार, उन्होंने कहा पैसे चाहिए, हमने कहा देखो ये हैं, देंगे नहीं, देंगे इसलिए नहीं तुम एक बदतमीज आदमी हो, नहीं देंगे। दे नहीं सकते ये स्थिति नहीं है, नहीं देंगे। तो वकीलों का कहना यही था कि राष्ट्रपति ये कह नहीं सकते कि इस्टेब्लिश परंपरा के खिलाफ है। आप देंगे नहीं ये अलग बात है, और जब देंगे नहीं, अगर आप ये कहें तो आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं देंगे। भाई फिर तो सवाल आगे बढ़ जाएगा ना कि क्यों नहीं देंगे, ये बताइए। क्योंकि अनुच्छेद 14 फिर इन्वॉल्व होने लगेगा, क्योंकि अनुच्छेद 14 कहता निरंकुश तो आप नहीं रहेंगे। ठीक है, मनमानापन तो नहीं करेंगे, क्योंकि मनमानापन विधि के शासन के विरुद्ध है। फिर अगला सवाल खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम देंगे नहीं ये कहना गलत है, इतना ही कहना है वो, ठीक है ना, कि साहब इस्टेब्लिश परंपरा के खिलाफ है इसलिए हम नहीं देंगे, ये कहना है। तो उनका कहना कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से ड्यूटी का डिस्चार्ज ही करना नहीं है, क्योंकि स्वयं 72 में ये नहीं लिखा है कि पर्सनल हियरिंग वो नहीं देंगे, या उनकी शक्ति किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है 72 में। और वो कहते हैं इस्टेब्लिश परंपरा के खिलाफ है, इसके मतलब 72 पर वो स्वयं एक प्रतिबंध लगा रहे हैं जो 72 में नहीं है, जो 72 में है ही नहीं, वो प्रतिबंध वो 72 में पढ़ रहे हैं। तो वो 72 का, ठीक है, 72 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग संविधान के प्रावधानों के मुताबिक कहां कर रहे हैं? ठीक है ना, वो संविधान के प्रावधानों के मुताबिक तो कर ही नहीं रहे। 72 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग और कर कैसे सकते हैं? संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति स्वयं में निहित समस्त कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से, किंतु इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार ये करेंगे, ये लिखा है।
और जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार करेंगे तो देयर शुड बी ए अथॉरिटी हु मे चेक। भाई आपसे कहा गया आप इसी प्रकार से ये काम करेंगे तो कोई चेकिंग की अथॉरिटी तो होगी कि आपने उस प्रकार किया है या नहीं, देखने के लिए तो होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि 53 स्वयं कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग किए जाने की दशा में जुडिशियल रिव्यू का मार्ग खोल देता है। इसीलिए कहा जाता है 53, क्योंकि वो कहता है संविधान के प्रावधानों के अनुसार, और जब संविधान के प्रावधानों के अनुसार बात चलेगी तो हमेशा जुडिशियल रिव्यू को स्थान मिलेगा। ठीक है, और इसलिए कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए केयर सिंह में। भाई हमें यह भी तो बताना पड़ेगा कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद आप दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल कैसे कर लोगे, सबसे पहले यह भी तो बताना पड़ेगा। तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार इन्होंने नहीं किया है। दैट इज वाई वी आर गोइंग टू फाइल दिस पिटीशन बिफोर यू अंडर आर्टिकल 53 and 21 also. And Article 14, there is a violation of Article 14 also, because they are behaving in a arbitrarily manner. वो निरंकुश ढंग से मामले को निर्णित कर रहे हैं, ये तर्क आए और इन तर्कों के आलोक में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पिटीशन को रिजेक्ट किया। ठीक है, रिजेक्ट करना महत्व की बात नहीं होती। आप देखें कैसे फाइन आर्गुमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। महत्व इस बात का होता है, कोई भी वकील कोई डिसीजन हम थोड़े बदल लेंगे। हमारा काम इतना है कि हम न्यायालय के समक्ष फाइन आर्गुमेंट्स रखें। ये बड़े फाइन आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये बात कहना गलत है कि इस्टेब्लिश परंपराओं के खिलाफ है। ये तो 72 में अपने आप एक लिमिटेशन का निर्माण ये किए दे रहे हैं और ये तो गलत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट किया, मसला सुप्रीम कोर्ट आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित हुई, उन्होंने इस बात का परीक्षण प्रारंभ किया कि अब यहीं से बात शुरू हुई कि सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि ताकत कहां से आ रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्या हमने ब्रिटिश मॉडल अडॉप्ट किया है और क्या अमेरिकन मॉडल अडॉप्ट किया है? अगर हमने ब्रिटिश मॉडल अडॉप्ट किया है तो फिर राष्ट्रपति का यह कहना ठीक है, फिर तो उनकी पर्सनल ताकत है। हम किस मैनर में, किस ढंग से इस ताकत का एंजॉयमेंट करेंगे ये हमें कोई बताएगा थोड़ा ही। हम आपको पर्सनल हियरिंग देंगे नहीं देंगे इससे क्या मतलब? ठीक है, ये हमारी अपनी ताकत है। और अगर अमेरिकन मॉडल अडॉप्ट किया है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनली हमें इस ताकत का उपयोग करना पड़ेगा और फिर हम ये नहीं कह सकते ये हम देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, फिर तो जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता होगा वो होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड दैट विच मॉडल वी हैव अडॉप्टेड, द ब्रिटिश मॉडल और अमेरिकन मॉडल। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर दिया है कि वी हैव अडॉप्टेड द अमेरिकन मॉडल बट नॉट एज सच अडॉप्ट नहीं किया है हमने। अमेरिकन मॉडल अडॉप्ट हुआ है क्योंकि लिखा यह है कि राष्ट्रपति करेंगे ऐसा, और राष्ट्रपति ऐसा करेंगे। इसे जब 53 के साथ पढ़ लेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली, और ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रदत्त शक्ति है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत है उनकी, ये माना जाएगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत उनकी माना जाएगा तो चाहे ये कार्यपालिकी शक्ति के उपयोग में वो करें और या फिर स्वयं पर अधिरोपित दायित्व के रूप में करें। 74 या 77 इनकी बाध्यता के कारण उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसकी सहायता से ही इस ताकत का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका से डिफरेंट रूप में हमने इसको स्वीकार किया है, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में महाभियोग लाने के आधार तय हैं। हमने महाभियोग का जो मामला है वो भी अमेरिकन मॉडल से लिया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट की वो ताकत, मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट को वैसे हटाते हैं इंपीचमेंट के द्वारा, और वही मॉडल हमने अडॉप्ट किया है। हम भी महाभियोग के माध्यम से अपने प्रेसिडेंट को हटाते हैं, लेकिन हमारे उनमें अंतर बताए थे हमने कि अंतर कहां पर आता है। एक तो वहां सिर्फ सीनेट में आएगा, हमारे यहां
दोनों सदनों में से किसी एक में आ जाएगा। उनके यहां सीनेट में जब इंपीचमेंट चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस उसकी अध्यक्षता करेंगे। हमारे यहां ऐसी कोई बात नहीं है, पीठासीन अधिकारी ही पीठासीन होंगे। वहां सामान्य बहुमत ठीक है, और हमारे यहां स्पेशल बहुमत वो माना गया है। वहां इंपीचमेंट के जो ग्राउंड्स हैं वो निश्चित हैं कि, और वो ऐसे अपराध बताए गए हैं जो महाअपराध की श्रेणी में आते हैं। हमारे यहां इंपीचमेंट का कोई ग्राउंड नहीं, केवल सिर्फ इतना संविधान का अतिक्रमण, इतना है। ये फर्क है हमें उनमें, ठीक है। तो ऐसे ही वहां जो व्यवस्था है वो ये कि राष्ट्रपति क्षमा किसे किसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर महाभियोग जिन ग्राउंड्स पर लाया जाता है वे अपराध करने का आरोप स्वयं राष्ट्रपति पर है, तो राष्ट्रपति स्वयं को क्षमा नहीं कर सकते, बाकी सबको कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यह कह लिया जाए राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा कर सकते तो खुद को भी कर सकते हैं। भाई किसी को भी में तो वो भी आ गए, और जब वो किसी को भी में खुद को क्षमा कर देंगे तो फिर महाभियोग आएगा कैसे, फिर तो वो बात ही बेकार की हो जाएगी। इसलिए उसको छोड़कर वो किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो हमारे यहां चूंकि इंपीचमेंट के ग्राउंड्स वे हैं ही नहीं जो अमेरिका में दिए गए हैं, और हमारे यहां जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने देखा था 361 सबसेक्शन 2 को परीक्षित किया था हम लोगों ने, तो अपराध करने के आरोप पर राष्ट्रपति को हटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अपराध को महाभियोग नहीं मानेंगे, वो अभियोग मानेंगे। वो महाभियोग नहीं है, महाभियोग तो संविधान का अतिक्रमण है, और सब संविधान का अतिक्रमण और अपराध अलग अलग बात है। इसे 361 सबसेक्शन 2 की जब व्याख्या हुई थी तो हमने आपसे कहा था कि अपराध करने के आरोप पर राष्ट्रपति को हटाया भी नहीं जा सकता। इसका मतलब राष्ट्रपति अगर अपराध कर बैठे तो हो सकता है खुद को क्षमा भी कर ले, हो सकता है, हमें कंफर्म कुछ नहीं मालूम क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं आई है, हम कहें क्या, ठीक है। तो हो सकता है क्षमा कर बैठे, तो आपका जो राष्ट्रपति हमारे यहां है वो हमने अमेरिकन मॉडल को अडॉप्ट किया है। हमने अमेरिकन मॉडल अडॉप्ट किया, लेकिन अमेरिकन मॉडल की तरह अडॉप्ट नहीं किया, उसमें इनोवेशन करके, उसमें रिफॉर्म करके हमने इसको अडॉप्ट किया। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हमने अमेरिकन मॉडल अडॉप्ट किया है, इसलिए एक बात तो तय है कि राष्ट्रपति मनमाने ढंग से यह नहीं कह सकते कि इस्टेब्लिश परंपरा के खिलाफ है इसलिए हम पर्सनल हियरिंग नहीं देंगे। हां, वो चाहे तो पर्सनल हियरिंग दें और चाहे तो पर्सनल हियरिंग न दें, लेकिन अगर नहीं दे रहे तो उन्हें कारण बताना होगा, ठीक है। और वे कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत अपने हिसाब से व्याख्यायित नहीं कर सकते, इतना तय है। केहर सिंह का एक पक्ष हमने आपके सामने रखा, समय हो रहा है, शेष बात हम कल करेंगे 72 पर, और कल देखेंगे, इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।